अपना बनाए, महापंडित की उपाधि देते हैं। राहुल तिब्बत में थे और बनारस के विद्वानों ने उनको महापंडित की उपाधि दी। तो उनके अध्ययन का जो दायरा था कि भारतीय समाज नहीं था, दुनिया भर के समाजों पर उन्होंने काम किया है। मुझे उनकी जो सूची अगर पढ़ूं तो शायद मेरा पूरा वक्तव्य उनके लेखन की सूची से, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं कहना चाहूँगा। उनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बेसिक शिक्षा शैलेश जी के गांव का जो स्कूल था उससे उन्होंने किया और थोड़ी 8वीं तक शायद पढ़ाई वहाँ उन्होंने की। और इसके बाद 8वीं पढ़ा हुआ आदमी लंका में प्राध्यापक बने, लेनिनग्राड में बने, साधुओं के, किसानों के, मजदूरों के, कम्युनिस्टों के नेता बने। पढ़ाई उनकी 8वीं तक थी। वो अलग बात है, उन्होंने अपने मेहनत से अनेक तरह की शिक्षा हासिल की। वो किसी भी डिग्री से कम नहीं थी। अंग्रेजी भी वो जानते थे। और वहाँ मैं पढ़ रहा था, दार्जिलिंग में रहते हुए कमला जी एज ए टाइपिस्ट उनको ज्वाइन कर दिया और बाद में तो खैर बहुत दिनों तक लिव इन रिलेशन उनके साथ वो रहते आए। वर्धा में उनके साथ रह रहे थे तो नेहरू ने और गांधी ने कहा अभी हमारा समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता, विवाह करो। तो कमला जी से वो शादी करते हैं। और गांव की वो प्रारंभिक पत्नी जो इनिशियली 6वीं 7वीं 8वीं 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई थी, वो पत्नी जीवन भर उनकी प्रतीक्षा करती रही। जब एक 50 वर्ष की उम्र में लौटते हैं कंदहा तो एक प्रश्न वो करती है कि हमें किस चीज़ की सजा आपने दी? मुझसे आपने विवाह किया और जीवन भर मैं आपकी प्रतीक्षारत रही, ये सजा हमको क्यों है? आप कल्पना करेंगे एक देहाती अनपढ़ महिला अगर ये सवाल करती है और उसका ये देखिए उसकी हट और जिद पद के नाम पर बनी रह जाती है। बाद में लोग कन्हैया भी लौट के जाते हैं, कन्हैया पर कंदहा दोनों जगहों पर पुस्तकें लिखते हैं। और बिहार कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक बने विकल जी। वो जो है बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले कामरेड बने। और मुंबई में एक घटना शायद शैलेश जान रहे होंगे, मुझे वर्षों पहले मैंने सुना था, हमारे साथी राधे श्याम ने कहा था कि वो जब कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किए तो मुंबई में कम्युनिस्ट पार्टियों का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में भाषा नीति पर कि क्या हो, कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से भारत में शायद वो भाषा वाला आंदोलन चल रहा होगा, राजभाषा राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए। राहुल ने वहाँ वक्तव्य दिया हिंदी के पक्ष में और पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। पार्टी के लोग नहीं चाहते थे, उसमें हिंदी इतनी सर्वमान्य नहीं थी। उनको लगा कि बड़े इंग्लिशदार लोग साउथ के हैं, दूसरी जगहों के हैं, वो ज़्यादा विद्वान है, उससे दुनिया भर का लिटरेचर हमारे यहाँ आ रहा है। हिंदी लेके हम आंचलिक, हिंदी का उतना महत्व नहीं था। आज तो हिंदी भी इतनी समर्थ है, लोग भी बैठे हुए हैं, दुनिया भर का साहित्य आपके हिंदी में उपलब्ध है, विद्वानों ने उसे ले आए जोड़ के। और सहजानंद सरस्वती के साथ काम करना, किसान मूवमेंट में उस दौर में काम करना कोई मामूली बात नहीं थी मित्रों। उनका जो एक चित्र आप देख रहे हैं शायद 1951 के ये चित्र है। बाद में बढ़ोतरी में कैसे रहे होंगे मुझे, मैं स्वप्निल श्रीवास्तव का एक संस्मरण कर रहा था फेसबुक पर। स्वप्निल कहते हैं कि मैं उस मिट्टी को छूने के लिए दार्जिलिंग गया मैं, और दार्जिलिंग में उस बस्ती में मोहल्ले में किसी ने उनका घर बताया नहीं। मैं एसपी पुलिस के पास गया, पुलिस को भी पता नहीं था कि राहुल कौन है भाई। शबाना आजमा गई थी वहाँ, शबाना जी फिल्म बनाना चाहती थी गोलगा से गंगा पर, और उनकी कमला ने कहा कि मुझे अकेले हक नहीं है आपको परमिशन देने के लिए। उनकी जो रसिया की पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनसे भी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। वो काम रह गया, वो नहीं कर सकी। इस तरह से उनकी पूरा जीवन साम्यवाद की सेवा में संघर्ष करते बीता। और जो किसान आंदोलन जहाँ लाठी लगी तो अमवारी कोई जगह है बिहार में, वहाँ उनको लगी थी। और बहुत लंबा वक्तव्य मैंने उनकी पुस्तकों पर गोलगा से गंगा पर आप कहे तो एक संक्षिप्त टिप्पणी में पढ़ सकता हूँ, वो भी 2 मिनट में। और मैं लंबा वक्तव्य नहीं लूँगा, मुझे विद्वानों को, सुमनिका जी को सुनना है, इन्होंने काम किया है, उन्होंने लिखा है। हमेशा से हमें ऐसा लगता है मुंबई में कोई सुधी वक्तव्य कराना हो,
हम प्राय ढूंढते हैं कि हम किसे आमंत्रित करें, किससे बात रखवाएं। और ये तो बड़े गूढ़ विषय है, इतने विद्वान पर बात करना सहजता से हम नहीं कर सकते। वो कम्युनिस्ट थे, पंडित थे, महापंडित थे, बौद्धिस्ट थे। राहुल उनका नाम, उन्होंने सिर्फ अकेले बौद्ध धर्म नहीं स्वीकार किया, दक्षिण में गए थे, एक अलग महंत बने, और वहाँ बिहार में भी उनको एक दास की पदवी दी गई थी। दास, कोई नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, उन्हें दास की उपाधि थी। हमारे बीच विनोद दास जी इसलिए दास लिखते हैं, उनके दादा महंत थे। उस दिनों वैष्णव में जो परंपरा थी, मठों की, ब्राह्मणों की जो परंपरा थी, उसमें एक ठीहे का महंत जो होता था, उसका जो सरनेम है उसके कुल के आगे वाले लोग लगाते हैं। बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं, विनोद दास जी ब्राह्मण तो हैं लेकिन कहाँ दास क्यों लिखते हैं? दास तो बंगाल में बंगाली लोग भी लगाते हैं, बिहार में बहुत सारे दूसरी कास्ट से जुड़े लोग भी लगाते हैं। मैं बोला भाई वो विशुद्ध पंडित हैं और शरीर पालन ब्राह्मण हैं। दास की उनकी एक परंपरा है। उनका एक बेटा है, उसकी शादी के लिए बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं। बहुत स्मार्ट लड़का है, शादी नहीं कर रहा है और परेशान है पत्नी दोनों, कि कैसे मैं लोगों को समझाऊं कि मैं दास क्यों दिखता हूँ, कैसे समझाऊं कि मैं तिवारी हूँ। बड़ा संकट है आज भी। आज के समाज में भी देखिए कि हमारी परंपरागत मूल्यों को लेके कितने लोग रिजर्व हैं। आज हम कहते हैं हम बड़े आधुनिक समय में आ गए, लड़के तमाम बाधाओं को दूर करते हुए हम जिस समाज में हैं, यहाँ हमारे कोई जाति बंधन नहीं है, हम किसी कास्ट के नहीं हैं, किसी कुल गोत्र के नहीं हैं। समाज ही हमारा कास्ट है, हमारा गोत्र है। जो सामाजिक संबंध है, हमारे जो मुद्दे हैं वो मनुष्यता के मुद्दे हैं। अब जाति और पंडिताई के मुद्दे नहीं थे। लेकिन आज भी ये पूछा जाता है, कई बार हैरत होता हूँ समाज में रहने के नाते। और हिंदी भाषी समाज बहुत रूढ़ है, आज भी बहुत रूढ़ है। मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत सारे हमारे मित्र हैं और तमाम पार्टियां इस देश की, यहाँ की जाति व्यवस्था, गरीबी और क्या क्या नारे लुभावने लोग देते हैं, लगदग करते हुए समय की बात करते हैं। लेकिन हम आज भी उसी सामंती अर्ध सामंती युग में जी रहे हैं, जहाँ हमारे यहाँ आज भी जमींदार है, आज भी पंडित है, आज भी दलित वंचित है, आज भी उसको उसी दृष्टि से लोग देखते हैं। शायद जो काम हमारी कम्युनिस्ट पार्टियों को करना चाहिए था हिंदी बेल्ट में, पूर्वांचल में, हम असफल रहे हैं।